नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बीएसएससी पेपर लीक मामले में राज्य की सियासत गर्म है और उसके ऊपर जब छात्र आंदोलन कर रहे थे पटना में और तो जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से लगातार जेडीयू नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उनके जख्म पर नमक छिड़कने के लिए काफी है। कल हमने चर्चा की थी ललन सिंह के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और लाठीचार्ज को जायज ठहरा दिया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के बयान देंगे तो अन्य नेताओं के लिए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आज जेडीयू के विधायक ने जिस तरीके से बयान दिया है, उस बयान को आप सुनिए और उस पर गौर करिए, अमल करिए कि जिनको आपने सत्तासीन किया है वो आपके बेटे के लिए, वो आपके छात्रों के लिए, आपके भविष्य के लिए कैसे सोचते हैं और कौन सी सोच रखते हैं। हम मुख्यमंत्री का भी वो बयान सुनवाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री 30 घंटे बाद छात्रों पर पटना में लाठीचार्ज होता है और मुख्यमंत्री को इसकी खबर तक नहीं होती। क्या खबर नहीं होती या सीएम अनभिज्ञता जताते हैं? सवाल दोनों है। या फिर इस सत्ता का चरित्र हो गया है कि छात्रों पर लाठियां बरसती रहे और सत्ता जो है वो चुप रहे। जो छात्रों से जो वादा किया गया था इस सरकार की तरफ से वो उन वादों का क्या हुआ, ये भी हम आज इस चर्चा में विश्लेषण में हम इसको शामिल करेंगे। हमारे साथ पैनलों की एक पूरी टीम है, लेकिन सबसे पहले संवेदनहीनता के स्तर पर जो बयान दिया गया वो बयान सुनिए और उसमें सीएम नीतीश कुमार का भी बयान है कि आखिर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया और अब एक विधायक का बयान आया। हम चाहेंगे कि वो तीनों बाइट सुना है हमारे पैनल प्रोड्यूसर। आरोप लगा रहा है कहाँ लाठीचार्ज जो अभ्यर्थी जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। किस पर लाठीचार्ज? बीएसएस जो अभ्यर्थी बीएसएससी की जो कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज बयान आया होता रहता है। वो उसका इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है, तो कौन सा राज खोज रहे हैं वो? क्वेश्चन आउट हो गया, उसमें लगातार प्रदर्शन जो हम देखिए लंबा मत पूछिए, जितना बात पूछना था पूछ। पूरे बिहार का हम ठेका नहीं ले लिया। लाठीचार्ज विद्यार्थी के ऊपर किया गया, क्यों नहीं होगा भाई? रोकेगा उस परीक्षा रोकता है, लाठीचार्ज होगा ही। विद्यार्थी का मांग है सर, क्वेश्चन आउट कोई भी परीक्षा होता है तो उस क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस पर विद्यार्थी जब मांग करता है, प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होना इस तरह के वो कैंसिल हो जाएगा, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। और जो विद्यार्थी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, लाठी फाटीचार्ज होबे करता है। अब हम हैं, हमको कोई आके धक्का धुक्की देना शुरू कर दे तो ये लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे मेरे लिए, मारेंगे पीटेंगे, सब चलते रहता है। नहीं रोकेगा ना तो विद्यार्थी क्या कर देगा, तमाशा पता नहीं, इसलिए लाठीचार्ज किया गया। मूवमेंट को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर मानता है। फिर पानी का वर्षा होता है, फिर प्लास्टिक का बुलेट चलाता है, ये सब तो चलता है। ये सरकार का नियम है कंट्रोल करने का। तो इन तीनों बयानों को आपने सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैसे अनभिज्ञता जताई, यह भी सुना आपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के, वो किस तरीके से बयान दिया, वो भी सुना। और अब हद ये हो गई कि जेडीयू के एक विधायक कह रहे छात्र हैं तो पिटते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब संवेदनहीनता की हर प्रकाष्ठा जो होती है उसको पार कर दिया। मतलब सवाल यह है कि छात्र जो है वो जेडीयू के लिए मुद्दा है या नहीं, बड़ा सवाल यह है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन छात्र जब उनसे सवाल पूछते हैं, विधायक का बयान जिस तरीके से आता है, अपने आप में यह बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि आखिर क्या जेडीयू के लिए, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ जाना, उसके बाद अन्य विधायकों का इस तरीके से बयान आ जाना, आप समझिए इसको। जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे और कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज होता है और अब इस तरीके के बयान सामने आते हैं। हम
शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए रमेश तिवारी सर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक के, प्रोफेसर संजय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, और सौरभ कुमार हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, जेडीयू से भी संबंध रखते हैं। रमेश तिवारी सर, तीनों बयानों को आपने सुना, क्या लगता है जेडीयू के लिए वास्तव में छात्र कोई मुद्दा नहीं है? इस तरीके से संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को पार करने वाला बयान है, जी आशीष, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक जहां मुख्यमंत्री का निवास है वहां से डाक बंगला चौराहा पे लाठीचार्ज हुआ है, दिलीप जी अगर मैं सही हूं तो, और अगर लाठीचार्ज डाक बंगला पे हुआ है और वहां से मुख्यमंत्री आवास की दूरी 4 या 5 किलोमीटर होगी मैक्सिमम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उससे भी कम हो सकती है, 3 किलोमीटर भी हो सकती है, लेकिन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, 2 किलोमीटर की दूरी। तो आप ये समझ लीजिए कि जब रोम जल रहा था तो नीरो सो रहा था। तो मतलब आप ये अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री ये कहे, देखिए ये तो समझ में आता है कि वो ये कहे कि वो पोस्चरिंग करें, बहुत ही भोले बन जाए, अच्छा लाठीचार्ज हुआ है, 30 घंटे बाद पत्रकारों को बोले कहाँ हुआ है, और ब्यूरोक्रेट और अपने आसपास घिरे राजनीति नौकरशाहों को देखें कि मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम्ही लोग, जैसे वो ये कह रहा हूं कि नौकरशाहों तुम्ही ने लाठी चलवाई है। अगल बगल के जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो जो सीनियर जो खड़े हैं उस बाइट में नीतीश जी के फ्रेम में आप देखें तो वो उनको पूछ रहे हैं, बहुत ही मतलब भोला भाला, और बहुत ही लगता है कि एक मुख्यमंत्री जो है जिसको कोई अंदाजा नहीं हो, ये नामुमकिन है। ये वो पोस्चरिंग कर रहे थे कि उनको लाठीचार्ज के बारे में नहीं पता था, और अगर ये कर भी रहे थे तो बहुत ही मतलब बचकानी वाली पोस्चरिंग थी। मतलब इसका बच्चा भी समझ सकता है कि इतने भोले तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, और इतनी प्रशासनिक उनको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस की अनुभव की कमी भी नहीं है कि वो बोले कि उसके बाद ललन सिंह की हमने कल चर्चा की ही, तो उसके बाद ये बयान देना कि उसके बाद एमएलए आ जाते हैं, कहते हैं कि संवेदनहीनता की, सही में मतलब आपने लाठीचार्ज हुआ, गलती हुई, ठीक है, आप उससे आगे बढ़िए, उसको बोलिए कि हम बच्चों को न्याय देंगे, या जिस चीजों को लेके बच्चे आंदोलित हैं, उग्र हैं, जो छात्र आंदोलित हैं, उनपे उनके जख्मों पे मरहम लगाइए, उनको बोलिए कि हम आपकी वाजिब मांगे हैं, उस पे हक पे हम सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पे ना उतरिए। एक तो सर्दी के इन दिनों में जब टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री है, उन पे लाठी का प्रहार करते हैं आप, और फिर उसको बोलते हैं कि अरे आएगा तो लाठी तो चलेगा ना जी। अब वो बताइए, गोपाल मंडल साहब की बाइट आपने सुनाई, वो कह रहे हैं कि जब छात्र उग्र हो जाएगा तो लाठी चलेगा ही ना। मतलब छात्र जो है इसमें कहीं, जबकि वो 2-4 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे, कहीं कोई उग्र प्रदर्शन वगैरह नहीं था अब तक, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये एक साफ संवेदनहीनता है, और ये आज पैटर्न है, जब से ये नई पारी सत्ता में आई है तो उसके बाद से ये पैटर्न है। नीतीश जी कभी बोल देते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही, और अब बोल देते हैं कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि भैया क्या कहते हैं, आंदोलन अगर हाथ में लेंगे, सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम तो लाठीचार्ज होगा ही। तो ये डिफेंड नहीं कर सकते सर कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं तो विधायक तो देंगे ही देंगे। और ये देखिए मतलब किसकी शह पे ये बयान दिया जा रहा है, ये छात्रों मतलब पड़ी 2 दिन पहले छात्रों के शरीर पर, दिलीप बताएंगे, हम शामिल करेंगे उनको चर्चा में। दिलीप आप बताइए पहले, अभी आप ठीक हैं? जो 2 दिन पहले आपके साथ हुआ उसके बाद आपकी तबीयत कैसी है? उसके बाद हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिलीप आगे बढ़ाएंगे। दिलीप मैं, वो तो देखिए पुलिस की लाठी का जो चोट लगा वो तो अलग चीज है, वो तो लगा ही है, लेकिन मैं तो पहले से ही बीमार हूँ। मैं बता चुका हूँ कि एम्स में मेरा इलाज होना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो आज गोपाल मंडल ने बयान दिया कि लाठियां तो लगनी ही थी, प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र थे। नहीं, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए तो बिल्कुल गलत है, अगर कोई भी हो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। संवेदनशीलता दिखानी चाहिए छात्रों के प्रति या किसी के भी प्रति। पहले तो मामले को जान लेना चाहिए कि लाठीचार्ज हुआ है, किसके ऊपर हुआ है। कोई अपराधी के ऊपर तो लाठीचार्ज नहीं हुआ है ना, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। तो उनको तो हमको लगता हो सकता है कहीं मुद्दा भी पता ना हो कि क्यों लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे बोल दिए होंगे। हमने उनके बयान को सुना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना फोन आ रहा है अभ्यर्थियों का, छात्र छात्राओं का, कि मैं कुछ न्यूज वगैरह देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो ये बिल्कुल गलत है। उनको तो सोचना चाहिए ना कि ये लोकतंत्र है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है सबको। हाँ, अगर छात्रों ने उपद्रव किया होता, कोई तोड़फोड़ की होती, तब हम भी लाठीचार्ज का समर्थन करते। अगर कोई हिंसा करते, छात्र तोड़फोड़ करते, आगजनी करते कहीं, तब हम कहते कि यहाँ लाठीचार्ज किया तो चलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने किया होगा। लेकिन जब कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि मैं तो वहां खुद मौजूद था ना,
तो कोई हिंसा हुई नहीं, न हिंसा की बात हुई, न कोई उपद्रव हुई, तो फिर लाठीचार्ज का कोई औचित्य नहीं बनता है। वाले बात करनी चाहिए। विमल सिंह जी देखिए, 2 दिनों से जो हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अब सवाल इससे बड़ा हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनभिज्ञता जता देते हैं ऐसे समय में जब वो यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा पर है। बताइए, इतने जिलों में वो जा रहे हैं, अब खबरें तो यहां तक के आ रही है कि वो छात्र से मिलना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए, जब उन पर लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री ने अनभिज्ञता जताई, ललन सिंह ने बयान दिया कि ठीक है ये सब तो होता रहता है। अब जेडीयू के ही विधायक कह रहे हैं कि छात्रों को तो पिटना ही था। ये किस तरह का बयान है? सेंटिमेंट नाम की कोई चीज है या नहीं? ये मेरा सवाल रहेगा सर, संजय सर से। देखिए, संवेदनशीलता के संकुचन का दौर चल रहा है, और जब संवेदनशीलता संकुचित हो जाती है तो इसी तरह के परिदृश्य और इसी तरह के बयान आएंगे। मैं तो कहूंगा कि वो जो 9 लाख परीक्षार्थी हैं, पहले उसका समाधान तो मुख्यमंत्री जी निकाल दें कि क्या वो जो परीक्षा में अपीयर हुए, अगर उस परीक्षा में कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, फेयर एग्जाम नहीं हुआ, अभ्यर्थियों के मन में, परीक्षार्थियों के मन में यह संशय है कि जिस परीक्षा को दे करके हम आए हैं उसका क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया है, उन अभ्यर्थियों के मन में यह संशय है कि जो परीक्षा हमने दी है शायद कुछ बच्चों के हिस्से में परिणाम चल जाएगा, हमारे हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। तो पहले इसका भी तो समाधान करना मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। ठीक है, वो अनभिज्ञता जाहिर करें, विज्ञता जाहिर करें, उससे फर्क विद्यार्थियों को नहीं पड़ता है। ठीक है, 13 करोड़ लगातार हर मुद्दे को लेकर के आज भी सीतामढ़ी में थे, शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक मसला था, वेतन से संबंधित। मुख्यमंत्री लगातार इस तरह का बयान लगातार नीतीश कुमार दे रहे हैं, यानी ऐसा है, रमेश जी इस बात को बेहतर समझते होंगे, बड़ा उनका डिप्लोमेटिक जवाब होता है, और ये डिप्लोमेसी जब होती है ना तो इस तरह के उत्तर आपको सुनने को मिलेगा। सब कुछ पता रहता है मुख्यमंत्री जी। अब पटना में किस स्पीड से हवा चल रही है ना, ये भी उनको पता है कि वो हवा की रफ्तार सुबह में कितनी थी, दोपहर में कितनी थी और शाम में कितनी थी। तो जब मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज की जानकारी है और फिर उसके बाद ये अनभिज्ञता जाहिर करना, ये बड़ा एक डिप्लोमेटिक आंसर है। इस आंसर से विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का कोई भला होने वाला नहीं है। ठीक है, वो जवाब पर हम लोग कभी बहस कर लेंगे कि आखिर ये अंदाज उनके क्यों होते हैं। जवाब समाधान की बात वो करे ना। ठीक है, अभी तक आपको नहीं जानकारी थी, अब तो जानकारी हो गई। अगर किसी मीडिया वाले ने ही सवाल पूछ दिया कि भाई वो अभ्यर्थी निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, वो शंका से ग्रसित हैं कि जो परीक्षा ली गई, जो सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग के, उसके क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गए। आज एक जांच रिपोर्ट में भी आई कि 1 मिनट 2 मिनट पहले किसी ने उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप किया था, मतलब कि केंद्र से वो बाहर चला गया। अब मिनट सेकंड का हिसाब तो इनका सिस्टम बताएगा कि वो सिस्टम को कैसे पता चला कि बस 1 ही मिनट पहले वो क्वेश्चन गया। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जो एक संदेह का वातावरण है, एक निराशा का वातावरण है, इसका तो समाधान मुख्यमंत्री जी कर दें। अभ्यर्थी लाठी भी खा लेंगे, अभ्यर्थी जो हैं वो ठंड में आंदोलन भी कर लेंगे, अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर लेंगे, अभ्यर्थी मजबूती से कहेंगे कि हम आपसे नौकरी। अभ्यर्थी चुनाव का मुद्दा नहीं होते सर, क्या ये इसको ऐसे समझा जाए? ठीक है सर, विमल सिंह जी के पास चलेंगे। विमल सर, चुनाव में जो है जाति की बात होती है, संप्रदाय की बात होती है, और अभ्यर्थी पीट दिए जाते हैं पटना में इस तरह से। मैं ये बताइए कि कोई अगर मतलब पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा होती, पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंपेन होता, पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रदर्शन होता, तब इस तरह की घटनाएं नहीं होती, आराम से उनको परमिशन मिल जाता। कल भी रमेश सर इस बात का जिक्र कर रहे थे, छात्र हैं तो पीट देंगे क्योंकि वो मुद्दा नहीं है, आपके लिए चुनाव का वो वोट बैंक का आधार नहीं है। क्या यही वजह है कि सत्ता जो है, सत्ता की जब मैं बात कर रहा हूं तो इन तमाम विधायकों की भी बात कर रहा हूं, ललन सिंह की भी बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार की भी बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी बात कर रहा हूं, जो वादा करके आए थे सरकार में और अब इन मुद्दों पर चुप हैं। विमल सर, देखिए, जहां तक अभ्यर्थियों की बात है या छात्राओं की बात है, ठीक है, इसको एक हमेशा अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो
एक प्रतिक्रिया आती है सरकार की तरफ से। और सबसे देखिए जो जरूरी चीज होती है ना, संवेदनहीनता अगर कोई दिखाता है, देखिए मुख्यमंत्री एक ऐसा पद होता है जिसको हर पल की खबर होती है। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से, जैसा रमेश जी भी कह रहे थे, उनके जो बयान आ रहे हैं नीतीश जी के, खास करके अभी शराब वाली घटना पे, फिर ये छात्र आंदोलन पे, और इसमें जिस तरह से इस ठंड के मौके पे, जिस तरह से ठंड है और मुख्यमंत्री आवास से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक घटना होती है और उसके बाद जिस तरह के बयान आते हैं, ये तो एक स्पष्ट रूप से एक जरूर इसमें एक तस्वीर साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता इसमें साफ प्रदर्शित होती है, चाहे सरकार में नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जो भी है सरकार में लोग। तो इसमें एक चीज जो समझने वाली बात यह है कि खास करके जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इतना खास करके अपनी राजनीति जातियों में इस तरह से केंद्रित करके रखते हैं कि जाति का तरह फोकस रहता है और छात्र जो है थोड़ा उपेक्षित किए जाते हैं। लेकिन आज का दौर देखिए जो अब धीरे धीरे राजनीति क्यों करवट ले रही है, उसके पीछे सबसे बड़े कारण यही है क्योंकि अब गांव में भी बैठा हुआ युवक वो भी हर चीजों से कनेक्टेड है। आजकल देखिए डिजिटल युग है और कहीं ना कहीं सबके हर दूसरे या तीसरे लड़के के हाथ में एक मोबाइल होता है। अब मोबाइल के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है, उसको सूचनाएं मिलती रहती हैं। वो दौर चला गया कि आप समाज को बांटते रहे, बट अभी भी राज समाज जातियों में बटा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब दौर थोड़ा सा युवा, खास करके युवा वर्ग ऐसा है जो हर जगह कनेक्टेड है, चाहे वो एक पेड़ पे भी बैठा हो, चाहे वो तालाब के किनारे बैठा हो। तो इस चीज को राजनीतिक दलों को, खास करके राजनेताओं को इस चीज की, खास करके इस कड़ी को समझने की जरूरत है। क्योंकि जो अब जिस तरह से धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते बहुत तेज गति पे कोई परिवर्तन हो रहा, लेकिन धीरे धीरे बिहार जैसे राज्य में एक परिवर्तन की लहर जरूर दौड़ रही है। और भारत, हम लोग का देश है, उसमें युवाओं की एक जबरदस्त आबादी है। और उसी तरह प्रदेश में भी, चाहे बिहार है चाहे जो भी है, वहां भी युवा वर्ग की एक पहचान बन रही है। युवा जो है अपनी चीजों को जनता के बीच लाना भी अब जानते हैं। वो दौर अलग था, बहुत कुछ तय करता है युवाओं का। जो युवाओं की जो सौरभ जी जिस तरीके से एक चीज आशीष जी, हम एक लाइन पूरा करें, 1 मिनट मुझे दीजिए। इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली बात है, बार बार ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसको इग्नोर किया जाता है, और जिस तरह से एक बिल्कुल इग्नोरेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आता है, वो सब अपनी जगह, लल्लन सिंह भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। लेकिन आप कब तक इस तरह की राजनीति पे भरोसा करके अपने राजनीतिक भविष्य की भी एक तस्वीर बना करके चलना चाहते हैं? आपको कहीं ना कहीं युवाओं को भी थोड़ा उपेक्षित करने के बजाय उनको जोड़ने की जरूरत है, उनकी संवेदनाओं को समझने की जरूरत है। क्योंकि अब जिस तरह से 15 दिन की यात्रा अभी कल शुरुआत थी, उसी के दौरान एक घटना हो जाती है, इस पे तो तुरंत रिएक्शन आना चाहिए नीतीश कुमार जी का, इसको तुरंत रीएड्रेस करना चाहिए। ना भी करे तो अपने कम से कम स्टेटमेंट इस तरह की आनी चाहिए जिसमें उनकी गंभीरता की एक नजर, एक पिक्चर, एक तस्वीर नजर आए। तो ये चीज सबसे जरूरी है सर, ये तो संवेदनहीनता की प्रकाशता है। सौरभ जी, गोपाल मंडल बयान दे रहे थे, मतलब सिकन तक नहीं है उनके चेहरे पे। हैरानी तब होती है जब वो बयान देते, समझिए जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, वहां के लोग पटना में पढ़ते हैं, वहां के कितने बच्चे पटना में पढ़ते हैं, वो सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा। और समझिए विधानसभा में बैठते हैं और इस तरह का संवेदनहीन बयान अगर वो देते हैं तो क्या समझते हैं आप? चूंकि जेडीयू से भी हैं और छात्र नेता भी हैं, लेकिन आपका सेंटीमेंट जो है वो छात्रों के साथ है, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए आशीष जी, गोपाल मंडल जी का आप देखेंगे ना बयान, गोपाल मंडल जी काफी विवादित चेहरा है। लगातार वो विवादित बयान देते हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, छात्र किस मांग के लिए उतरे थे, उनको शायद पता नहीं है, और लगातार इस तरह का बयान। मैं तो कल ही आप एक डिबेट में मैंने कहा ना कि कोई प्रवक्ता या कोई नेता अगर किसी तरह का बयान देता है अपने पार्टी के हित में या राज्य के हित में, तो ये नहीं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हम सुने कि शायद उनको कल पता नहीं है, लेकिन उनको तो पता हो गया है ना कि अब बिहार के युवाओं के साथ इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर, कि बिहार में जो 3 पाली की परीक्षा हुई CGL 3rd, और उसमें 1 पाली के प्रश्न पत्र आउट हुए और वो रद्द हो गई, और 2 अतिरिक्त पालियों की मांग को लेकर के रद्द हो परीक्षा, छात्र आंदोलन रत्न है, और उसको ऊपर लाठीचार्ज हो और लगातार FIR दर्ज हो, उसके ऊपर इस तरह की चीजें हो, तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना है ना। गोपाल मंडल या कोई भी विधायक या सांसद इस तरह का बयान देते, इस तरह के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। छात्र एकजुट है और छात्र अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। रही बात तेजस्वी यादव की, आप कर रहे थे ना, याद कीजिएगा तेजस्वी यादव, आपने पिछले जो चुनाव विधानसभा हुए,
अधिकतर सीटें आरजेडी क्यों जीती, इसके पीछे कारण था कि वो लगातार युवाओं की बात करते थे, युवाओं के रोजगार की बात करते थे। और उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव स्पष्ट बोलते थे कि जब मैं पहली कैबिनेट में, मेरी सरकार अगर बनी तो पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी का बात। याद कीजिए तेजस्वी यादव जी, अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, 10 लाख नौकरी देंगे आप। बिहार का बजट आपको पता है, अगर पता होता तो इस तरह का बयान नहीं देते। इस तरह का सब उपाय छोड़कर और छात्रों और युवाओं का, नौजवानों का आपने वोट लिया, और उसके बदले जब छात्र, अब तो छात्र नौकरी नहीं मांग रहे हैं, नौकरी के नाम पर जो ठग और प्रपंच और जो शिक्षा माफियाओं का खेल चल रहा है बिहार में सिंडिकेट के तौर पर, उसको समाप्त करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी के अनुष्ठान में हो, इसकी मांग कर रहे हैं। और उसके ऊपर आप निश्चित रूप से गंभीर मसला है। दूसरी कलम में जी युवाओं के दम पर ना सरकार बनती है, युवाओं के बारे में उनको सोचने की जरूरत है। मैं क्या, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह के बयान से बिल्कुल बचना चाहिए, स्पष्ट रूप से मैं रमेश तिवारी सर, जो पहली कलम से 10 लाख तस्वीरें तो ये आ रही है, पहली कलम से बीपीएससी के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, दूसरे में बीएसएससी के अभ्यर्थियों पर, तीसरे में शिक्षक अभ्यर्थियों पर, और लगातार देखिए इस तरह की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और 4 महीने में ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार में आते ही इस तरह की चीजें क्यों डायरेक्ट बदल जाती है? और संवेदनहीनता पर मेरा बार बार जोर है कि सरकार इस तरह से संवेदनहीन क्यों हो गई है, उसके नुमाइंदे इस तरह से संवेदनहीन क्यों हो गए हैं? क्या वो जिस जगह से प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से कोई छात्र पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, या फिर यह मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? सर, हम तो लगातार उठा रहे हैं, बिहार तक तो लगातार उठा रहा है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है बिहार तक। बिहार में यह मुद्दा बन क्यों नहीं पाता है सर? देखिए, मुद्दा तो तभी बनता है जब विपक्ष में रहते हैं। जब विपक्ष में आप रहते हैं तो अनिल कपूर, जो नायक फिल्म में अनिल कपूर हीरो जो रोल कर रहा था, जो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना था, तो उसकी तरह होते हैं आप। बहुत हवाबाजी करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह तुगलकी फरमान देते हैं, ऐसे वायदे करते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा पहले, जैसे बता रहे थे, अब लोग कल से जिक्र भी कर रहे हैं। तो ये सब विपक्ष में सत्ता आने के लिए होता है। जैसी सत्ता में आते हैं तो वो सारी नौकरी जो 1 साल पहले अपॉइंटमेंट, 2 साल पहले जिसकी विज्ञप्ति निकली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट निकला है, और वो नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं आप, और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। और भाई छात्र नौकरी, हम लोग कल भी कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। 6 साल में ग्रेजुएशन होता है, जो एग्जाम का होता है एग्जाम, वो पेपर कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन पेपर सेंटर से आउट होता है, वो तो कैंसिलेशन की मांग कर रहे हैं ना, नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं। सही बात है ये। फिर नौकरी जब आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्ट तरीके से हो रहा है, धांधली हो रही है चारों तरफ से, फिर जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद रिजल्ट में धांधली, फिर अब आप आइए रिजल्ट में, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो कोर्ट में चला गया मामला, दूसरी पार्टी जो नहीं होती है वो धांधली देके चली जाती है। सारा कुछ मतलब नौकरी के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे आप भूल भुलैया खेल रहे हैं। बजट आपका है नहीं, जो मैं कल भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा मित्र, उनकी नौकरियां, उनकी सैलरी, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। मेहनताना जो है वो 3-3, 4-4 महीना, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। शिक्षक मर गए सर, सीतामढ़ी में उर्दू विद्यालय में वेतन के अभाव में शिक्षक मर गए, 20 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, और मुख्यमंत्री वहां भी जाकर के अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं। ये कोई मतलब, ये इसको जी प्राइवेट सेक्टर है नहीं, नौकरियां आपने बनाई नहीं, और आप फिर जो है जब हवाबाजी की राजनीति, जब हवाबाजी तक सिमट जाए, फिर आप कहते हो कि ये जो बातें हैं, जो आपका दोहरा चरित्र नजर आ जाता है। 6 महीने पहले यही तेजस्वी यादव 2020 से लेके अब तक नौकरी 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 चला रहे थे, और अब कहते हैं कि नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई रोड मैप नहीं है। वो वही विज्ञापन जो 2 साल 3 साल पहले निकला है, उसी को वो लोग 1 लाख 2 लाख साबित कर देंगे और कहेंगे कि हमने 2 लाख नौकरियां दे दी। मुझे ऐसा दिखती है। चूंकि देखिए मुख्यमंत्री का बयान, ललन सिंह का बयान, ललन सिंह कोई मामूली चेहरा नहीं है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सत्ता में, कहां उम्मीद दिखती है अब छात्रों को? और चूंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं एक बड़े छात्र समूह का, तो यह सवाल आपसे जरूर हम पूछेंगे कि आपको क्या लगता है अब आपका अगला कदम और उम्मीद दोनों? देखिए, उम्मीद ललन सिंह जी से या जदयू के किसी नेता, विधायक, सांसद से तो किसी भी छात्र को नहीं है, कभी नहीं रही उम्मीद, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही करेंगे, तो उम्मीद नीतीश कुमार जी से ही है। जैसे परसेंटाइल के मुद्दे पे बीपीएससी में हम लोगों ने आंदोलन किया, तो नीतीश कुमार जी ने ही हस्तक्षेप किया और परसेंटाइल वापस हुआ, 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ।
तो नीतीश कुमार जी से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो जदयू के हो या किसी के हो, उनसे क्या उम्मीद हम करें? या तो नीतीश जी तेजस्वी जी मिलकर करेंगे या नीतीश जी करेंगे, यही हो सकता है, क्योंकि सरकार में ये है और प्रमुख है। क्योंकि गोपाल मंडल हो या गोपाल राय, जो भी आप बोल रहे हैं, विधायक बोले हैं, तो ललन सिंह का बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कुछ भी बोल देंगे, वो कुछ होने वाला नहीं है उनसे। जो करेंगे नीतीश कुमार जी करेंगे या और तेजस्वी यादव जी करेंगे, यही दोनों आदमी कर सकते हैं। या नीतीश कुमार जी खुद करेंगे, यही हो सकता है। जैसे परसेंटाइल के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी ने खुद हस्तक्षेप किया और छात्रों के साथ न्याय किया उस समय। तो हम लोग तो अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं नीतीश कुमार जी से कि आप न्याय कीजिए। आप बिहार के मुखिया है, हमारे गार्जियन है, छात्रों के साथ न्याय कीजिए। पूरे बिहार के युवाओं की, छात्र छात्राओं की नजर नीतीश कुमार जी की तरफ है कि वो क्या करेंगे, वो क्या करने वाले हैं। जब भी हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं और छात्रों का पक्ष सुनते हैं, तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है छात्रों के साथ, क्योंकि लगातार 5-5, 7-7 साल तक मेहनत करते हैं और 2-2 पाई मतलब किसी तरह जो करके उनके फादर मदर वहां से गांव से भेजते हैं पैसा, और इस तरह की लाठियां मिलती है। फिर भी देखिए, छात्रों को उम्मीद है नीतीश कुमार से, उम्मीद है तेजस्वी यादव से, उम्मीद है सत्ता से, लेकिन उम्मीदों को मिलती है सिर्फ और सिर्फ लाठियां। देखिए, उम्मीद तो बच्चे करेंगे ही ना। अब 8 साल पर ये रिक्तियां आई हैं, ये वैकेंसी 8 साल के बाद आई। इसके पहले भी जो एग्जाम हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसकी क्या परिणति हुई और किस तरह के खेल उसमें खेले गए, ये पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। लेकिन उम्मीद भी तो सरकार से ही ये बच्चे करेंगे। किससे अभ्यर्थी उम्मीद करेंगे? जो सरकार जिनके पास है, सत्ता है, जिनको एग्जीक्यूट करना है। आप सिस्टम को तो जब आप अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर आपका जैमर काम नहीं कर रहा है, बच्चे मोबाइल लेकर के सेंटर पर चले जा रहे हैं, उस नेटवर्क को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं जो नेटवर्क खड़ा है, और वो नेटवर्क जो है, छोड़ दीजिए परिणाम, परीक्षा के पहले ही सवाल को आउट कर दे रहे हैं। तो अगर उस नेटवर्क को आप नहीं तोड़ेंगे तो क्या इस बिहार से पूरी तरह से बच्चे निराश हो जाए? होता है ना, एक बड़ी अच्छी चीज है, कहा जाता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का टूट जाना। क्या बिहार के बच्चे, बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के परीक्षार्थी ये मान लें कि सब कुछ जो है वो नियति पर हमको छोड़ देना चाहिए? अगर कुछ उनकी कृपा से परीक्षा ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी तरीके से हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो शायद उनकी इच्छा नहीं थी। फिर इसमें सरकार की क्या भूमिका है और सत्ता की क्या भूमिका है, और सिस्टम कहाँ कुंद पड़ा हुआ है? तो सवाल तो है। 800 कुछ ये सीटों की बहाली है, 9 लाख लड़के अपीयर हुए हैं, 9 लाख लड़के अपीयर हुए हैं। अब पता कीजिए, समझ लीजिए ना कि कितनी उम्मीदें हैं उनकी। उस कंपटीशन को भी देने के लिए वो पूरी ऊर्जा लगाए हुए हैं। शायद मेरी बारी आ जाए और मैं अपने माता पिता को, अपने भविष्य को आश्वस्त कर दूं कि नहीं, अब हम जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं, एक सरकारी नौकरी मुझे मिल गई है। तेजस्वी यादव उस मंच पर मौजूद थे जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख क्यों, हम तो 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। भाई रिक्तियां पड़ी हुई हैं, हाँ रिक्तियां पड़ी हुई है, और उन रिक्तियों को ना तो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, ना उसके तहत जो कुछ रिक्तियां आई भी जिसके तहत बहाली करने जा रहे हैं, उसकी अभी तो पीटी में ही ये खेल है। बाकी तो अभी आगे देखते जाइए ना क्या क्या खेल होता है। तो जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहार के बच्चों को ये भरोसा दिलाएं कि ठीक है, हमारे पास जो भी साधन संसाधन है, हम परीक्षा ईमानदारी पूर्वक लेंगे, तुम्हारे कैरियर के साथ और तुम्हारी प्रतिभा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि तब तक ये बच्चे निराश ही रहेंगे। ये अभ्यर्थी चाहे जितनी उम्मीद लगा बैठे, सरकार जब तक ये दावे के साथ नहीं कहेगी कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके प्रतिभा के साथ, आपकी मेधा के साथ कोई भी तत्व अगर खिलवाड़ और मजाक करने की कोशिश करेगा, तो राजस्थान की तरह हम भी यहां उसको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में लाएंगे। हम भी यहां वही दंड देंगे जो वहां की सरकार ने दिया है। भाई घोषणा तो कर दीजिए, बच्चे आश्वस्त हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे मेहनत में। और अभी क्या कह रहे हैं कि अगर प्रथम पाली की परीक्षा आपने रद्द की, तो मुझे शक है कि सेकंड पाली और थर्ड पाली में भी क्वेश्चन वायरल हो गया।
आपकी जांच चल रही है, जांच कितने दिन में आएगी? अब बच्चों को आश्वस्त तो कर दीजिए कि मैं बहुत जल्दी ही जांच करा करके ये आश्वस्त कर दूंगा कि उस पाली की परीक्षा का प्रश्न लीक हुआ था या नहीं हुआ था। अब 5 दिन का हमको समय दे दीजिए। क्यों बच्चे सड़क पर उतरेंगे इस भीषण ठंड में? क्यों लाठियां खाएंगे? क्यों प्रदर्शन करेंगे? लेकिन कोई तो आकर के ये कह दे। मुख्यमंत्री जी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं कि लाठी तो ये परंपरा है, जब भी बच्चे निकलेंगे तो लाठी खानी पड़ेगी। गोपाल मंडल का बयान तो मैं कह ही नहीं सकता हूं कि वो कितनी संघर्ष करके और कितना मेहनत करके वो कोई कंपटीशन वो क्वालिफाई अपने जीवन में किए होंगे, ये सबको पता है। तो वैसी स्थिति में ये 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी का बिहार और वहां का विद्यार्थी जो लगातार संघर्ष और मेहनत करके, वो बच्चों को जरा देखिए तो जाकर के कभी किस परिस्थिति में वो रहते हैं। और वो गांव गरीब खेत खलिहान से निकल करके वो बच्चे आते हैं और कैसे अभाव में वो प्रेशर कुकर में कुछ बना के खा करके और उस जज्बे के साथ लगे रहते हैं। वो भी एक टाइम बना पाते हैं, वो भी एक टाइम बना करके, और इस जज्बे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि बस अब तो रिक्तियां आएगी और निश्चित रूप से हमारी मेधा कोई ना कोई हमको परिणाम में बदलेगा, और वो मेधा को नीलाम कर दिया जा रहा है। ये तो विडंबना है बिहार के लिए, इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ बड़ी नहीं। बात ये कह रहे हैं। और छात्रों के साथ निश्चित रूप से हर परिवार का, हर लोग का सेंटीमेंट जुड़ा होता है। और कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे, इसी बात को उठा रहे थे। देखिए, मतलब लगातार छात्र आंदोलनरत हैं, छात्रों की मांग है भाई पेपर तो आप कम से कम सही से ले लीजिए। जो पेपर लीक हुआ है वो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, इसको रद्द कर दिया जाए। उम्मीदें टूटती हैं सर। और पास की बहुत अच्छी पंक्ति संजय सर अभी कह रहे थे, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। और जिस तरीके से छात्रों के साथ अगर इस तरह से व्यवहार होता है, उनका सपना मर जाता है सर। एक बार आप कंपटीशन में बैठिए, 2 बार कंपटीशन में बैठिए, तीसरी बार से बैठने का मन नहीं करता है। ये जेन्युइन बातें हैं। विमल सिंह सर। जी बिल्कुल आशीष रंजन जी, एक चीज में हम लोग को और भी हम आप संज्ञान में लाना चाहते हैं। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, तो उसमें खास करके तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव में 2-3-4 महीने के अंदर जिस तरह से रिवाइव करके और एकदम आगे आ जाते हैं, और जिस तरह से जन आंदोलन की तरह वो चलाते हैं कि 10 लाख नौकरियों का जो मुद्दा था युवाओं के लिए, वो एक आग की तरह पूरे बिहार में फैला था और लोगों को लगा था एक बहुत बड़ी उम्मीद का चेहरा आ गया। उस उम्मीद के चेहरे के सामने नीतीश कुमार चुनाव के 3-4 महीने पहले तक बिल्कुल आश्वस्त थे कि भाई ये हम लोग का बिल्कुल क्लियर चुनाव है, सारी चीजें दिखती थी उनकी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए, सिर्फ तेजस्वी यादव ने युवाओं को एक भरोसा दिलाया, युवाओं को भरोसा जीता और ये भी दिखाया कि हम अपने पूर्वजों की उस राजनीति से बहुत परे हैं। हम एक नई तस्वीर, एक नई राजनीति का आगाज कर रहे हैं और एक पूरे बिहार का हम पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो उस उम्मीद से जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में अकेले अपने दम पर, न पिता की कहीं तस्वीर लगी, न भाई की तस्वीर लगी, सिर्फ अकेले तेजस्वी की पिक्चर लगती थी। और जिस तरह से पूरे चुनाव को पूरा एक जबरदस्त करंट सा दौड़ा दिया और जिस तरह से वो लीड किए, तो बाद में भले ही सरकार बनी जेडीयू और बीजेपी की, लेकिन उसमें एक चीज समझना होगा, आज की तारीख में और उस समय के नीतीश कुमार और आज के भी नीतीश कुमार, उनको अच्छी तरह समझ है कि अब युवा को आप इस जाति, उस जाति, उपजाति, इस जाति में नहीं बांट सकते, क्योंकि युवाओं को अब चाहिए भरोसा। और युवा उस भरोसे से तेजस्वी को इतना ऊपर लाए, तेजस्वी यादव को भी वो उम्मीद नहीं थी। तो ये चीज जो अंडर करंट अब बह रही हो, जिस तरह से इनकी चीजों के साथ एक संवेदनहीनता और अनभिज्ञता दिखाई गई, ये एक बड़े अफसोस की बात है। और इस चीज में अब सरकार को कहीं ना कहीं और नीतीश कुमार जी को भी अच्छी तरह समझ है कि युवाओं को उपेक्षा करके बिहार में भी अब राजनीति बहुत ज्यादा दिन नहीं की जा सकती है। और इससे क्या होता है, जब एक सेकंड, इससे क्या होता है कि फिर सामने वाले विपक्ष को, खास करके मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, सबको फिर मौका मिलता है, फिर वो अपनी एक नई स्कीम से आते हैं। और अपने इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर सरकार में हैं तो जिस वादों के साथ आए उन वादों पे कम से कम 50% खरे उतरिए। और यहाँ तो 50% तो दूर की बात है, इस ठंड में जब लाठीचार्ज हो सकती है तो एक दिख रहा है कि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत और पूरा इग्नोरेंस और फिर एकदम बच्चों की तरह चीजों को टाल देना। जी ठीक है रमेश तिवारी सर, ये जो बयान आया है 2 दिनों में, ये 3 बयान, ये बयान उस लाठीचार्ज से कम नहीं है। ये बयान है और ये लाठीचार्ज है उन अभिभावकों पर जो पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना जैसे शहर में भेजते हैं। ये लाठीचार्ज है उन छात्रों पर जो कल भी मैं जिसका जिक्र कर रहा था, 6x6 के कमरे में वहां मतलब किसी तरह रहने को मजबूर है। ये बयान है और ये लाठीचार्ज है उन छात्रों पर
जो रिजल्ट के इंतजार में 6-6 साल से लगे हुए हैं, सेशन पूरा नहीं हो रहा है। सर क्या लगता है, अभ्यर्थी हक की बात करेंगे तो सरकार महोदय लाठीचार्ज करेंगे? जी बिल्कुल, सत्ता का अहंकार है और कुछ नहीं है। मतलब आप विपक्ष में रहते हो तो उनको सपने दिखाते हो, सब्जबाग दिखाते हैं आप, और कहते हैं कि हम आएंगे तो न्याय होगा तुम आपके साथ, और जब आप सत्ता में आते हो तो आपकी भाषा बदल जाती है, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रोजगार हो, कोई भी मुद्दा हो। यही शराबबंदी पे हम लोग तो बात कर ही रहे हैं। शराबबंदी पे तेजस्वी कहते थे कि गली गली में शराब बिक रहा है, और पुलिस जो है वो सोशल मीडिया पे शराब बिक रही है और सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करते थे। अब वो नौकरियों की बात करते थे कि हम मुआवजा देंगे। सोचिए कि इनका एग्जाम कैंसिल होगा तो 5-5 हजार प्रति छात्र को मुआवजा देने की बात इन्हीं तेजस्वी यादव ने, शायद पब्लिक डोमेन में बाइट भी होगी उसकी, आप अगर देंगे तो वो मुआवजा मांग रहे थे जो कैंसिल छात्रों के लिए। दिलीप जी को शायद ये याद भी हो और सौरभ जी को। तो वो तेजस्वी यादव वही तेजस्वी यादव हैं जो लाठी, आप थर्सडे को इन पे लाठियां जब पड़ी है उसके बाद से वो गायब है। उन्होंने तो नीतीश जी से तो पत्रकारों ने पूछा तो वो बोल गए कि लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन वो तो ये भी नहीं बोल रहे हैं या कहीं भी आके नहीं एक मतलब एक बता दें कि जो हम लोग जैसे संजय जी बता रहे थे, विमल जी बता रहे हैं कि एक संवेदना की बात कह दें कि भाई हम तो, आपका जो डिमांड है वो जेन्युइन है और सरकार उस पर सीरियस है। यही जो छात्र हैं, युवा है, वो जो चाह रहे हैं। क्योंकि हम सच्चाई ये है कि बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है। 19 दिसंबर के आंकड़े हैं CMIE के डेटा में। बिहार सबसे, मतलब हरियाणा के बाद और एक और राज्य है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है दिल्ली। 20% बेरोजगारी की दर है। और ये तो तब है जो कि जब बच्चा जो है वो, आप उसको डिग्री 6 साल में दे रहे हो, अगर 3 साल में डिग्री देंगे आप तो ये बेरोजगारी की दर दुगनी हो सकती है। सच्चाई ये है, आपके पास एक एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार के अंदर 4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना होता है। बच्चा, लड़का, युवा जो है वो बूढ़ा हो जाता है। वो हम लोग मनोज तिवारी के गाने का कल भी जिक्र कर रहे थे कि 80 से कंपटीशन देता बचवा हमार, MM में लेके कंपटीशन देता। तो ये बिहार की तस्वीर है भाई साहब, ये बिल्कुल सटीक तस्वीर है। एक लड़का, जो एक बच्चा, एक युवा जब ग्रेजुएट होता है 23-24 साल की उम्र में, फिर वो कहाँ कंपटीशन देगा बाकी जगह? ना वो किसी लायक नहीं रहता है नेशनल लेवल पे। बाकी कंपटीशन भी होते हैं बिहार के बाहर, जो सिविल सर्विसेज से लेके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम होते हैं, वो कहीं नहीं जा पाता है। तो दिक्कत ये है कि सारा सिस्टम ध्वस्त है। और उसके बाद तुर्रा ये कि लाठियां, अगर छात्र बाकी शहरों में भी मुझे लगता है कि उतरते होंगे, दिल्ली में भी उतरे थे, दिल्ली में भी आंदोलन कर रहे थे छात्र, और बाकी जगह सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। ये आप नहीं छीन सकते, लाठियों से नहीं दबा सकते उसको। किसी भी सरकार में ये चीजें चलती रहती है। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि लखनऊ हो, भोपाल हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, हर जगह छात्र सड़कों पर उतरते हैं। इसका मतलब कि आप उनको लाठियों से पीट दीजिएगा। जी आशीष, ठीक है, वायरल हुआ, बिहार तक ने उसको चलाया भी। ये बयान था कि छात्रों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए, परीक्षा रद्द हो जाती। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। आज जब सत्ता में हैं तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? या जब आप इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, कई छात्र नेता हमारे साथ सौरभ जी भी जुड़े हुए हैं, दोनों से ये सवाल होगा कि जो बयान वो दे रहे थे, इसके बाद आप लोगों ने अप्रोच किया कि देखिए तेजस्वी जी, एक तेजस्वी यादव वो था जो विपक्ष में था तब जिस तरह का बयान दे रहे थे वो, और आज जब तेजस्वी यादव सत्ता में है, डिप्टी CM है, बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। युवाओं ने एक भरोसा जताया, 3 दिन से चुप्पी है, लगातार लाठियां खाए छात्र, फिर भी यह चुप्पी है। दिलीप, आपकी प्रतिक्रिया पहले, फिर चलेंगे सौरभ के पास। जी दिलीप, आप सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है, वो कट गया था, कट गया था। क्या सवाल था? सवाल यह है दिलीप, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरा, वो भी इसलिए कि उन्होंने कहा कि छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब कितनी अच्छी बातें कर रहे थे कि लगातार अगर इस तरह का कोई एग्जाम रद्द होता है तो संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। आज जब तेजस्वी यादव सरकार में हैं तो उनकी एक चुप्पी है, ये खामोशी क्या कहती है, ये बताइए दिलीप जी। और इस पर आप जी और इस पर ये तो बड़े दुख की बात है ना। जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो उन्होंने बिहार लीग सेवा आयोग नाम रखने की बात कही थी और 5-5 हजार रुपया BPSC अभ्यर्थियों को देने की मांग सरकार से की। तो आज जब सरकार में वो खुद हैं तो उनको तो कम से कम कुछ बोलना तो चाहिए। और 5 हजार रुपया आप दीजिए ना दीजिए वो बात की बात है, लेकिन अभी तो कम से कम
छात्रों के लिए कुछ बोलना चाहिए सबसे पहले। तेजप्रताप यादव ने आप लोगों के समर्थन में बात कही है जी, में बात कही जी। हाँ, उनका बयान हमने सुना है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी से बात करेंगे या फिर नीतीश कुमार जी से भी बात करेंगे, उन्होंने कहा है। हाँ, तो ये एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए सभी नेताओं को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी लोगों को, कि कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई समाधान तो होगा ना, बीच का रास्ता होगा, तो बातचीत से ही वो हल होगा ना। अगर चुप्पी साध लीजिएगा आप तो फिर तो समस्या और बढ़ते जाएगी। और अभी देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो उस समय वो चुप थे। अभी आरजेडी सत्ता में है तो आरजेडी और जदयू चुप है। उस समय जब विपक्ष में थी आरजेडी तो आरजेडी बोल रही थी। तो ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग चीज हुआ, लेकिन कम से कम छात्रों के मुद्दे पे सभी को एकजुट होना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि छात्र स्टूडेंट जो है हर पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के नेताओं के बच्चे छात्र हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी नहीं होगा, कोई नेता नहीं होंगे जिनके बच्चे बाल बच्चे स्टूडेंट न रहे हो। स्टूडेंट लाइफ सेशन 6 साल लेट नहीं होता, यही तो विडंबना है ना, यही तो शिक्षा व्यवस्था की विडंबना है। वो तो दिल्ली मुंबई विदेश में पढ़ लेते हैं। वो तो उनका तो बाहर चलता है पढ़ाई, देश से भी बाहर बहुत लोग पढ़ते होंगे, विदेशों में पढ़ते होंगे, बिहार से बाहर तो पढ़ते ही हैं, देश से बाहर भी बहुत लोग पढ़ाई करते होंगे, नेताओं के बेटा बेटी। वो तो बात सही है, देते हैं कि तो नहीं आना चाहिए जी। ठीक है, अब बात करेंगे जी। सौरभ जी, आपसे भी ये सवाल, चूंकि दिलीप जिसका जिक्र कर रहे थे, हम तेजस्वी के बयान पे वापस आते हैं और आपसे ये सवाल करते हैं, चूंकि आप छात्र जेडीयू से भी संबंध रखते हैं। जो कुछ भी हुआ, ये बयान को एक तरफ छोड़ दीजिए, हम समाधान की ओर चलते हैं। चूंकि समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। छात्रों के समाधान के लिए छात्र जेडीयू ने कोई कदम उठाया है, या आप जो छात्रों का एक समूह है वो समय मांगा है क्या मुख्यमंत्री से मिला जाए, या उप मुख्यमंत्री से मिला जाए, शिक्षा मंत्री से मिला जाए? शिक्षा मंत्री खुद प्रोफेसर है, बताइए कितनी अजीब विडंबना है जी। बना है जी। आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जब बीपीएससी में परसेंटाइल का मुद्दा आया था तो मैं लगातार जेडीयू के प्रमुख नेताओं से, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का मैंने आवेदन दिया था, और लगातार प्रयासरत थे कि साक्षात सड़क पर ना आए। जो बातें हैं, जो कभी भी देश के किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है और बिहार लोक सेवा आयोग लागू करना चाहती है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते, परंतु मैं अनफॉर्चुनेट ये मुलाकात हो नहीं पाई, उन तक ये बात नहीं पहुंच पाई। लेकिन और नीचे के जितने भी नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह जी हो, चाहे तमाम लोग हो, सबको ये पता था कि छात्रों के बीच एक रोष है और छात्र एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये आंदोलन हुआ, जब छात्र सड़क पर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद ही बीपीएससी में एक पाली में जो परीक्षा पहले से आयोजित होती आ रही थी उस पर लिया गया। मैं छात्र जदयू या जेडीयू की बात अलग है। अभी आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का विवाद सामने आया है, वो है कि समस्या का समाधान कैसे हो। तो अभी राज्य के मुख्यमंत्री है ना, आप तेजस्वी यादव का बयान सुनिएगा, ठीक है, आप मुआवजा की मांग करते हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पार्टी का अनर्गल बयान चल रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी बयान आया था ना। आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि नेता के बेटे जो होते हैं ना, वो कम पढ़े लिखे होते हैं तो नेता बनते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना तो वो फॉरेन में सेटल करते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड, कोई कैम्ब्रिज और कोई हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, और कहीं ना कहीं वो वहां पर सेटल कर जाते हैं। निश्चित रूप से बिहार के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या अत्यंत निम्न वर्ग के लोग हैं, ये सरकारी नौकरी के प्रयास में यहाँ पर बैठे हैं और 6 साल 10 साल 15 वर्षों से इसी राह में है। एक वैकेंसी आएगी और हम लोग अपने जो है ना सपने को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप की जो जिम्मेवारी हम पर मिली है उसको हम पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से लगातार छात्रों के प्रति जो संवेदनहीनता ये नेताओं के बयान से सामने आया है, निश्चित रूप से मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ ना, इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे छात्र कहाँ के हैं ना, युवा कहाँ के, युवा यहीं के हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ये जो 10 लाख नौकरी देने के बाद तो बताए थे ना तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभा में, एक बात याद रखिएगा, लोग भूले नहीं है, आपको भी याद होगा ना, तो लोगों को भी याद है। आप 1 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 लाख सरकारी नौकरी को नहीं दे पाएंगे, और 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो 10 लाख की बात है ना, ये भूत उनको छोड़ेगा नहीं पीछा, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। हमको पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। उन तक ये बात पहुंच गई है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और किस कारण से लाठीचार्ज हुआ है, ये सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है।
निश्चित रूप से एक समाधान यात्रा को देखते हैं तो समाधान बात करते हैं। चूंकि अब जब बात उठी है 6-6 साल पे सेशन होता है यहाँ के छात्रों के लिए, उनके बच्चे तो विदेश में भी पढ़ लेते हैं, उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ लेते हैं, यहाँ तो वो अभिभावक अपने बेटे को पटना भेजते हैं जिनकी गाय अगर दूध नहीं देगी तो उनका अगले महीने का फीस नहीं जाएगा। आम के सीजन में आम नहीं होगा तो 1 महीने का उनका बकाया रह जाता है। एकदम व्यवहारिक बातें हैं सर जो बात मैं कह रहा हूं, और बिहार तक के दर्शक इसे समझ रहे होंगे। और उन उम्मीदों पर जब इस तरह की लाठियां चलती है, इस तरह से बयान आते हैं, इसके मायने क्या हैं, इसके तह तक हम जाते हैं और उन छात्रों को, उन अभिभावकों को एक क्लू तक पहुंचाते हैं कि देखिए माजरा असली यह है कि आप जिनको वोट कर रहे हैं वो आपके सेंटिमेंट के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। ये एकदम व्यवहारिक बातें हैं। आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि आखिर क्यों होता है। और जो बात मैं अभी कह रहा था, रमेश तिवारी सर से भी प्रतिक्रिया लेंगे, दिलीप से भी प्रतिक्रिया लेंगे। पहले विमल सर। देखिए इसमें आशीष रंजन जी, जो सबसे बड़ी बात यह कि देखिए पटना पहुंचना ही बिहार के एक गांव से निकल करके, बहुत ही गरीब किसान का बच्चा, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे जैसे आपने बोला कि कोई आम की फसल के पैसे का इंतजार करता है, कोई सरसों के फसल का, चाहे गेहूं का, धान का, जो भी जिसका आय का स्रोत, अब बड़ी गरीबी से, बड़े संघर्ष से पटना पहुंचना है, इसके लिए बहुत बड़ा ख्वाब है। अब पटना पहुंच के इसके ख्वाब में वो कहते हैं ना कि सपनों का महल बना के चले पटना, ट्रेन में बैठे पटना पहुंच गए, और पटना पहुंच के संघर्ष किए, एक टाइम का खाना पका लिया, यही बहुत बड़ी चीज थी। और उसपे से सपनों का महल अगर टूट जाए तो एक होता है विश्वास ही नहीं, एक वो कहते हैं ना अंदर की जो तकलीफ होती है, वो जो दिखती है ना, वो उसके उस युवक के चेहरे पे प्रकट होती है। और अब दौर ऐसा है कि अब इन चीजों को दबा करके युवक गांव भले लौट जाता है, लेकिन उसके जो अरमान टूटते हैं, फूटते हैं कह लीजिए। और सरकार, जहां तक बात है नौकरी और ये सब देने की, ये तो एक महलों का ख्वाब दिखाने वाली बात है। बस एक ख्वाब दिखा देती है सरकार और फिर उलझा के रखती है, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो। तो इसमें जो गूढ़ बात यह है कि ये जो चीज है जो पनप रही है बहुत ज्यादा, और जिस तरह से नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे किसी भी दल का कोई नेता हो, और विपक्ष में जो रहता है वो तो खैर उसका बयान का दूसरा एक लाइन रहेगा, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे, हम सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को इग्नोरेंस में रह करके और इसको इस तरह से देखा जाएगा और इस तरह से बयानबाजी होगी, तो कहीं ना कहीं देखिए युवा जातियों में भले बटा है जो हम लोग मानते हैं, लेकिन जब सोच एक आती है कि कहते हैं ना कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, तो वो एक जो सोच के साथ जब युवा निकलता है तो एक क्रांति की टाइप की चीज होती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन की अपनी यात्रा निकाली है, वो इसीलिए निकाले हैं कि वो गए हैं लोगों के बीच अपनी चीजों को जोड़ने, लोगों को अपने से जोड़ने, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस मामले में अच्छी तरह से जानकारी भी होगी, कुछ उनकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी, क्योंकि उनके सामने बहुत लंबी लड़ाई है। इसके बाद वो पूरी भारत यात्रा पे निकलने की उनकी प्लानिंग है, जैसा आज खबरों में हम देख रहे थे। तो हम लोग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया अभी न दे, हमें लगता है कि जरूर सरकार इसमें कहीं ना कहीं 1-2 दिन में पलट करके एक दूसरे रूप में आएगी, क्योंकि उसे अंदाजा है कि युवाओं को उपेक्षा करके बिहार जैसे राज्य में भी अब राजनीति बहुत फल नहीं सकती है। जी ठीक है रमेश तिवारी सर, जिस व्यवहारिकता की हम बात कर रहे थे, छात्रों से जुड़ा हुआ सेंटिमेंटल, देखिए समझ सकते हैं। और ये सवाल हम आपको गोपाल सिंह नेपाली की वो पंक्ति कि दिन गए बरस गए, यातना गई नहीं रोटियां, गरीब की प्रार्थना बनी रही, ये हाल, ये आलम सत्ता बदलने के बाद भी वही है, और जो सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं तब भी वही है। हम इसके निश्चित रूप से इसके तह तक जाना चाहते हैं सर, और आखिर वो वजह क्या है कि हर सरकारें मैं बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूं कि छात्रों के सेंटीमेंट के साथ अब तक खेलते आई है। देखिए बेरोजगारी बहुत है, तो सब्ज़बाग दिखा के ही आप मतलब सत्ता की दहलीज पार करते, सत्ता की सीढ़ियां पार करके और फिर सत्ता हासिल करते हैं। और जब एक बार आप सत्ता जब हासिल कर लेते हैं तो फिर आपकी बोली भाषा बदल जाती है, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो सपने दिखाते हैं, तो ये सरकारों का चरित्र होता है, आम चरित्र होता है। लेकिन इसमें क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब हम कोई भी क्या कहते हैं प्रॉमिस करें अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में, ऐसा कोई वायदा ना कर दें जैसे ये वायदा मुझे लगता है कि बिल्कुल कोरी बकवास है। इसको हम अगर सीधी साधे भाषा में बात करें, 10 लाख सरकारी नौकरी, ये कोरी बकवास है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिहार की जनता है वो ये मान के चल रही है कि चलो 10 लाख कहा है तेजस्वी यादव जी ने तो 1 लाख दे देंगे, तो वो इसके लिए भी तैयार है।
मतलब हम नेताओं की इतनी बकवास की हमें आदत हो गई है कि नेता बकवास कर दे कुछ भी। जैसे उन्होंने कहा, मैं पढ़ रहा था कि छात्र उग्र होंगे, गोपाल मंडल ने जैसा कहा, मैं उस पर आता हूं कि छात्र उग्र होंगे तो उन पर लाठीचार्ज होगा, और अगर उन पे क्या कहते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा तो छात्र न जाने क्या कर देंगे। मतलब उनका ये भाषा थी। तो बताइए, पहले तो उग्र होगा तो हम लाठीचार्ज करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, रोकेंगे तो पता नहीं क्या कर देगा। तो ये जो सोच है ना, ये सोच है सत्ता की सोच है। इनको ये लगता है कि ये नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे तो अपनी जो सवाल ये है कि आखिर ये साह कहां से मिला। का बयान आता है, ललन सिंह का बयान आता है, उसके बाद इस तरह के ये ट्रेंड सा चल पड़ा है। क्या सवाल तो ये है ना कि जेडीयू के लिए छात्र कोई मुद्दा है नहीं, वाकई बिहार में कोई मुद्दा नहीं है छात्रों के लिए। शराबबंदी की बात कर लेते हैं सर। मुद्दा विपक्ष में है। मुद्दा है कि आप ऐसे बयान दे देंगे, उलझा देंगे, फिर आप एक कैंसिल कर देंगे एग्जाम, तो इन छात्रों को लगेगा कि अरे बहुत बड़ा काम कर दिया है। अरे भाई, आप एग्जाम नहीं ले पाते, आप निकम्मे हो भाई साहब। सरकारें निकम्मी है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, शिक्षा का हालत चौपट है, उसमें आप घोषणा कर दोगे तो कौन सा एहसान कर दोगे। आप एग्जाम नहीं ले पाए, आप धांधली हो रही है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, इसके लिए तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, किन छात्रों की है, युवाओं की है। उसके बाद आप एहसान कर दोगे, आके बोल दोगे हम भी ये उम्मीद लगाए कि नीतीश जी आएंगे मसीहा बन के, हाँ भाई एग्जाम कैंसिल कर दिया। अरे तो कौन सा एहसान किया आपने? 6 महीने 1 साल और उनकी भविष्य चौपट कर दिया। उन छात्रों और युवाओं का जो एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और मुश्किल हो गई ना, उनकी तो और लड़ाई आगे चलती रहेगी, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी। देखिए, एज लिमिट होता है, इसमें भूलने की जरूरत नहीं है भाई। नेताओं, छात्र और युवाओं के नाम पे जो नेतागिरी करते हैं यूनिवर्सिटी में, या हम दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, पटना में, मगध में, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो 40 साल से शुरू ही करते हैं, 35 साल से राजनीति। मैं बात कर रहा हूं 18 साल से लेके जो 24 साल का रोजगार युवा उम्मीद लगाए हुए है सरकारी नौकरी की। मैं उस अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं जो एक वक्त तो क्लर्क का भी एग्जाम देता है। इतनी बेरोजगारी का आलम है कि वो क्लर्क की भी सपना संजोए हुए है, और वो यूपीएससी में सिविल सर्विस ऑफिसर बनना भी चाहता है। मतलब वो, उसके लिए कोई रेंज नहीं है। वो एक चपरासी की भी नौकरी, आज एक चपरासी की नौकरी निकल जाए बिहार में तो पता चला कि पीएचडी के लोग अपीयर होते हैं, और ये शायद बिहार के बाहर भी होता होगा। लेकिन सच्चाई ये है बेरोजगारी का आलम। उसमें ये क्या करते हैं नेता, पहले ऐसे बयान देते हैं, उसके बाद जब वो पूरा नहीं होता तो एक आके बाहर से आके सामने से बोल देंगे हमने कैंसिल कर दिया जी, इसी में तालियां बजा देंगे, हम खुश हो जाएंगे। जी दिलीप जी, चूंकि देखिए रमेश तिवारी सर एक सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल छात्रों से जुड़ा हुआ है। चूंकि अगर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं इस तरह की, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है छात्रों को? एज लिमिटेशन के साथ साथ वो आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं, किस तरह की मजबूरियां आती हैं? दिलीप दिलीप आपको आवाज मिल रही है? नहीं, दिलीप नहीं है, सौरभ से बात कर लीजिए एक बार। सौरभ जी, निश्चित रूप से आशीष जी, एक चीज ये आपने कहा ना कि छात्रों की किस समस्या, आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वैकेंसी जो आती है ना, 14 में वैकेंसी आई थी इंटर स्तरीय, और उसको पूरा करते करते 8 वर्ष बीत गए। आप यार समझ सकते हैं कि जो लड़का पीटी परीक्षा पास किया होगा, मेंस परीक्षा पास किया, वो अभी तक इसी इंतजार में होगा क्या कि ये नौकरी जो है हमको मिल जाएगी। निश्चित रूप से कोई 1 साल 2 साल से ज्यादा बैठता नहीं है किसी जगह। इसके बावजूद भी बिहार में नौकरी है नहीं ना। यहाँ पर कल कारखाने, उद्योग धंधे सब बंद पड़े हैं। छोड़ी मोड़ी जो नौकरी है ना, वो है सिपाही की, दरोगा की, और थोड़ी बहुत स्टाफ सिलेक्शन की, कमीशन की, और थोड़ी बहुत नौकरी जो है बीपीएससी द्वारा है। तो ये तमाम नौकरियों की अगर बात करें तो आप देखिएगा ना, एक पूरा डाटा आप निकाल के देखेंगे। बिल्कुल, कृषि विभाग में तो जानना चाहेंगे जी, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी 8 साल के बाद आई है। 2100 कुछ पदों की वैकेंसी आई है, और 9 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त फाइट है। छात्र नौकरी की मांग तो कर ही रहे हैं, छात्र ये भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। कोई सारी एजेंसी हाथ खड़ी कर चुकी है, क्यों? उसके ऊपर जो है ना शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे ही तो हम नहीं बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही आरोप सिद्ध है जी। देखिए ये एक बड़ा मसला है, चूंकि नौकरियां कम हैं, सीमित मात्रा में नौकरियां हैं। अगर डेटा के साथ बात करें तो सरकारी नौकरी में तो मात्र 2% लोग हैं, वैकेंसियां नहीं है, ऊपर से कुछ नौकरियां आती है तो पेपर लीक हो जाता है कुछ सेटिंग के जरिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसका एक अवैध तंत्र खड़ा है, और यह जिम्मेदारी के साथ बोला जा सकता है कहीं पे भी।
सरकार लगातार इस पर काम करे ना करे वो तो उसका मसला है, लेकिन जिस तरीके से चुनौतियों का सामना है वो किस तरीके से करना पड़ता है। पेपर लीक हो जाने के बाद आर्थिक चुनौती की मैं बात कर रहा था, उससे भी छात्र रूबरू होते हैं, 2-4 होते हैं हर दिन, और तमाम तरह की चुनौतियां, उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है। किस स्तर की चुनौतियां वो झेलते हैं? देखिए, चुनौतियां काफी होती है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, नैतिक, सब चुनौतियां होती है। पहले तो शारीरिक हम बोलते कि इतना दूर दूर सेंटर दे दिया जाता है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, लेकिन 300, 400 किलोमीटर इस ठंड में सेंटर दिया जाता है। तो शारीरिक हुआ, आर्थिक हुआ, आने जाने में खर्च हुआ, मानसिक हुआ कि जब पेपर लीक हो गया तो मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो जाते हैं कि अब क्या होगा हमारे भविष्य का, क्योंकि वो परीक्षा दे रहे हैं नौकरी लेने के लिए। सिर्फ परीक्षा इसलिए नहीं दे रहे कि वो अपीयर हो जाएंगे एग्जाम में, उनका ये रहता है कि हम अच्छा करें एग्जाम में और फाइनल सिलेक्शन मेरा हो। और पेपर लीक हो जाएगा यानी कि जिसको क्वेश्चन मिल गया तो उसको तो बेनिफिट मिल जाएगा ना, जिसके पास क्वेश्चन ही चला गया तो सारा क्वेश्चन बना के आएगा तो उसका सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। तकनीक को भी समझाइए, जैसे ये कहा जाता है, दिलीप मेरी जानकारी इस मामले में शून्य है, कहा यह जाता है अगर पेपर लीक होता है तो कट ऑफ भी प्रभावित होता है। जैसे मान लिया जाए 106 कट ऑफ गया जी इस बारे में कट ऑफ तो प्रभावित होगा ना। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कोई एग्जाम हो रहा है तो अभ्यर्थी का जितना आ रहा है उतना ही वो बनाएंगे सही, लेकिन जब आंसर ही मिल जाए या क्वेश्चन ही मिल जाए तो 150 क्वेश्चन में 140 145 बना के आ जाएगा। हो सकता है बहुत लोग 150 का 150 भी बना दे, लेकिन 140 45 130 से ऊपर बना के आएगा सब, जिसको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है, सिर्फ अपने मेरिट से एग्जाम देना है, तो कितना भी पढ़ के कोई जाए तो 150 क्वेश्चन में 110 112 115 से ज्यादा सही नहीं कर पाते हैं। बहुत ब्रिलियंट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले होंगे तो 120 125 कुछ लोग कर लेंगे, लेकिन वो कट ऑफ तय नहीं करेगा, वो कट ऑफ तय नहीं कर सकता है। तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, जब पेपर लीक होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा ही। जब क्वेश्चन ज्यादा, जितना लोगों के पास जाएगा क्वेश्चन या आंसर, उतना उस रेशियो में उतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ते जाएगा। जितना कम लोगों के पास जाएगा उतना कम कट ऑफ जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है। रमेश तिवारी सर, देखिए ये बड़ी बात है, क्योंकि इस पे अध्ययन की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर जानकारी ना मिले तो जो मतलब मेरिट वाले छात्र हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाता है सर। मतलब अगर वो अपने मर्जी से 130 नंबर ला करके वो परीक्षा में पास हो जाते और एक सेटिंग वाला लड़का बैठा हुआ है जो 145 नंबर लेके आ गया, वो तो दोनों सीट खा गया वहां पर। जी बिल्कुल आशीष, देखिए मैं तो अपने दिनों को, जैसे दिलीप वर्णन कर रहे थे तो मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। जब मैं ग्रेजुएशन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने, तो वहां एक सामने दुकान, जब मैंने पीटी पास कर लिया तो एक वहां बुक सेलर था, पता नहीं अभी है कि नहीं, मुझे याद भी नहीं है। वो भाई साहब सेटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा तिवारी जी ऐसे वैसे नहीं होगा, कुछ करना होगा। तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। धांधली ये जो प्रक्रिया है, मुझे उसी वक्त मेरा भरोसा उठ गया था उस सिस्टम से, और फिर मुझे लगा कि कोई दूसरा एग्जाम या दूसरे कंपटीशन की तरफ में बढ़ गया। तो ये जो है वो मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आप सोचिए कि 30 40 साल 50 साल से न जाने बिहार इस त्रासदी को कब से झेल रहा, हम निकले ही नहीं इस त्रासदी से। हम ट्रांसपेरेंसी और देखिए करप्शन किसी भी सिस्टम में होता है, डिग्री अंतर होता है, रेशियो डिफरेंस ऑफ डिग्री। किसी सिस्टम में 1% करप्शन होता है, किसी में 99% करप्शन होता है। तो जो आम आदमी इफेक्ट तब होता है, या लॉ एंड ऑर्डर हो या करप्शन हो, जबकि मैक्सिमम लोग प्रभावित हो। जैसे दिलीप या सौरभ या हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर एक आदमी कोई मतलब करप्शन हो गया 1%, तो वो समझ में आता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, सेंटर से बाहर आ गया और 10-10 लाख 5-5 लाख में क्वेश्चन पेपर बट गया और वो उसके बाद हजारों लाखों के पास पहुंच गया, तो फिर वो सिस्टम भरोसा नहीं दिलाता है। और ये लगातार हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। हम यूपी के भी जिक्र कर लें यहाँ, तो ये एक माफिया है, एक माफिया तंत्र है, और वो ये काम ही करता है। वो कोचिंग से लेके कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम उस रैकेट को, उस तंत्र को, उस सिंडिकेट को कभी तोड़ ही नहीं पाए। और बिहार में ये मास स्केल पे होता है, किसी राज्य में छोटे स्केल पे होता है, 100 लोग उस करप्शन का हिस्सा बन पाते हैं। बिहार में मुझे लगता है कि अगर 1 लाख अभ्यर्थी हैं तो 20-20 30-30 हजार 40-40 हजार तक ये पहुंचता है। तो जब आप मैक्सिमम लोगों का सामना करें छात्र, सवाल यही है। लेकिन किन किन चुनौतियों का सामना करें? वो पेपर लीक हो तब भी छात्र वहां पर परेशान होते हैं,
सेटिंग हो तब भी छात्र, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका दिमाग खराब होता है, ऊपर से लगातार जो गार्जियन का प्रेशर होता है। सर आखिरी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे 30-30 सेकंड में तीनों मेहमानों से ले लें। दिलीप आपसे ही शुरू करते हैं। छात्रों पर जो गार्जियन का प्रेशर होता है वो भी बहुत कुछ तय करता है, और उनका ध्यान अगर भंग हो जाता है वहां से तो फिर वो किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। ये भी एक बड़ा कारण है। जी बिल्कुल, मनोबल टूट जाता है। हमारे पास भी फोन आता है, हम उनको ढाढ़स बढ़ाते हैं कि नहीं, हिम्मत रखिए, तैयारी कीजिए, धीरे धीरे धांधली कम होगी, सेटिंग कम होगा, हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। तो हम लोग ढाढ़स बनाते हैं और कर भी क्या सकते हैं हम। लेकिन सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग भी इस तरह के क्रियाकलाप में संलिप्तता होती है, तो अगर कोई अभ्यर्थी, देखिए सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहा है वो अगर पेपर मतलब पैसा नहीं देगा तो कोई शिक्षा माफिया पेपर लीक करेगा क्या? तो कोई ना कोई खरीदने वाला भी होता है। तो इसलिए अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई हो। जो पेपर लीक कराकर फायदा उठाना चाह रहा है, जो पेपर खरीद रहा है, क्वेश्चन खरीद रहा है, तो वैसे अभ्यर्थियों पे भी 7 से 10 साल तक प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म ही ना भर पाए, ताकि कोई हिम्मत नहीं करे। अगर क्वेश्चन खरीदा ही नहीं जाएगा तो शिक्षा माफिया बेचेंगे किसको? आप दिलीप की बातों से सहमत है? सौरभ 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, फिर रमेश सर के पास चलेंगे आखिरी प्रतिक्रिया के लिए। रमेश तिवारी सर जो कह रहे थे ना कि छात्रों के प्रति जो जिस तरह का रवैया है, या बिहार में सारी परीक्षाओं में जिस तरह धांधली चल रही है, तो एक सख्त कानून, आप रासुका की बात कर रहे थे ना, एनएसए जो अभी राजस्थान में लगाने की बात चल रही है, तो हम लोग इस चीज ऊपर नहीं बात करेंगे ना। आखिर बिहार की समस्याओं का समाधान आखिर क्या है कि पेपर ले। वो बता रहे थे ना कि जब हम एग्जाम देते थे तो 5% या 2% जो भी होता हुआ सेटिंग, लेकिन अभी जो जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें मुझे लगता है कि 90% सीट या तो बेच दी गई या किसके द्वारा किस प्रकार का रैकेट चल रहा है। तो छात्रों की भी भूमिका है इसमें। मैं इससे उसमें बैठने वाले, नौकरी करने वाले लोग कोई ना कोई किसी न किसी वर्ग से तो आते ही हैं। तो निश्चित रूप से एक कठोर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार की इस तरह की परीक्षाओं में कोई धांधली सेटिंग ना हो। निश्चित रूप से जो मेरिट वाले स्टूडेंट है उन्हीं को नौकरी प्राप्त हो, तभी बिहार बदलेगा। रमेश तिवारी सर, ये सवाल जो है पूरे तंत्र पर सवाल है, सिस्टम में दीमक लग गया है, मतलब अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो। और छात्र क्या क्या झेलें? छात्र ललन सिंह का बयान झेलें, गोपाल मंडल का बयान झेलें, या फिर नीतीश कुमार की अनभिज्ञता झेलें, गार्जियन का प्रेशर झेलें? आखिर छात्र करें तो करें क्या? क्या इस सिस्टम में एक अमूलचूल बदलाव की जरूरत? रमेश तिवारी सर, आखिरी प्रतिक्रिया। बिल्कुल आशीष, मैं संक्षेप में कहूंगा कि सिस्टम को जब तक हम बदलेंगे नहीं, सिर्फ इसकी पूरी सर्जरी की जरूरत है। इसको हम डायग्नोसिस थोड़ा इधर उधर, बीमार नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही बीमार है। तो सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, एक बच्चे को जो मेरिटोरियस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? हम अभी बिहार उसी पिछड़ेपन में है, हर लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करते हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। तो ये जब तक ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, करप्शन को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। करप्शन सच्चाई है, करप्शन रहेगा, क्योंकि लोग ही चाहते हैं कि हमें कोई सवाल मिल जाए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग हमेशा चाहते हैं कि करप्ट माध्यम से हम आगे बढ़ जाएं उसको, लेकिन आपको रोकना है। ये सिस्टम का काम है, ये सिस्टम तंत्र का काम है। सिस्टम ऐसा नहीं करेगा तो यूं ही बिहार चलता रहेगा, रेंगता रहेगा। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि छात्र जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिन चीजों का वो लगातार सामना करते हैं, उन पर अगर सत्तासीन लोगों का, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो विधायक हैं, और खास करके उस पार्टी के विधायक जिस पार्टी की सत्ता है, ऐसे विधायक अगर इस तरह का बयान देंगे तो छात्र की भावनाएं भी आहत होती हैं। छात्र का सेंटिमेंट जो लगातार जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से लाठीचार्ज के बाद, उसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और यह बयान क्यों दिया जा रहा है, इसका हम विश्लेषण कर रहे थे। और निश्चित रूप से छात्र जो बिल्कुल समझदार है वो भी इस बात को समझेंगे कि आखिर इस बयान के पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है। क्या उनके बातों को भटकाना, क्या उनकी मांगों को भटकाना? छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर उनकी बातों पर क्या असर सरकार करती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको यह चर्चा कैसी लगी, और आपको आपके मन में भी कोई जुड़ा हुआ सवाल है तो आप हमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। आपके मुद्दे को भी हम बिहार तक पर तरजीह देंगे। फिलहाल बने रहिए बिहार तक के साथ और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।